एक बुरा आदमी, एक विधुर, अपनी बेटी नताशा के साथ एक झोपड़ी में अकेला रहता था। वे दोनों बहुत खुश थे और वे ब्रेड और जैम से भरी मेज पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे और पहले समोवा के इस तरफ और फिर उस तरफ पीकेबू खेलते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि बूढ़े व्यक्ति ने फिर से शादी करने का फैसला अपने दिमाग में नहीं ले लिया। तो छोटी लड़की को सौतेली माँ मिल गई। उसके बाद सब कुछ बदल गया। मेज पर अब ब्रेड और जैम नहीं, समोवा के चारों ओर पीकेबू नहीं खेलना। जब लड़की अपने पिता के साथ चाय पर बैठी थी, यह उससे भी बदतर था क्योंकि अब उसे कभी भी चाय पर बैठने की अनुमति नहीं थी। सौतेली माँ ने कहा कि छोटी लड़कियों को चाय नहीं पीनी चाहिए, जैम के साथ रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। वो लड़की पर रोटी का एक टुकड़ा फेंकती और उसे झोपड़ी से बाहर निकलने और इसे खाने के लिए कहीं खोजने के लिए कहती। तब सौतेली माँ अपने पति के साथ बैठती और उसे बताती कि जो कुछ भी गलत हुआ वह लड़की की गलती थी और उसे अपनी नई पत्नी पर विश्वास था। आह, बेचारी नताशा! वह छिपने के लिए पिछवाड़े में भागती, अपने आंसुओं से छोटी परत को गीला करती और अकेले ही उसे खा लेती। तब नताशा अपनी सौतेली माँ को चिल्लाते हुए सुनती थी कि अंदर आओ और चाय के समय के बर्तन साफ करो और सभी के गंदे जूते साफ करो और फर्श चमकने तक झाड़ू पोंछा करो। एक दिन सौतेली माँ ने फैसला किया कि वह नताशा की नज़र एक मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन वह उस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पा सकती थी। तब उसे अपनी बहन, हड्डी पैरों वाली भयानक जादूगरनी बाबा यागा की याद आई, जो जंगल में रहती थी। मुझे पता है कि उस लड़के से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाना है, सौतेली माँ ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। जैसे ही पिता नजरों से ओझल हुए, दुष्ट सौतेली माँ नताशा की ओर मुड़ी। मेरी बात सुनो, उसने फुसफुसाया। आज तुम मेरी बहन, अपनी प्यारी छोटी चाची, जो जंगल में रहती है, से मिलने जाओगे। तुम उससे शर्ट की मरम्मत के लिए सुई और धागा मांगोगे। लेकिन यहाँ एक सुई और धागा है, नताशा ने कांपते हुए कहा, क्योंकि वह जानती थी कि जंगल में रहने वाली उसकी चाची कोई और नहीं बल्कि भयानक चुड़ैल बाबा यागा थी। हर कोई डरता था। बाबा यागा अपने विशाल मोटा पर हवा में सवार होकर बच्चों का पीछा करने के लिए जानी जाती थी और जब वह उन्हें पकड़ लेती थी तो वह उन्हें अपने लोहे के दांतों से खा जाती थी। स्मार्ट एक बच्चा, सौतेली माँ को फटकारा और लड़की के हाथ से सुई और धागा छीन लिया। सौतेली माँ ने अपने दांत पीस लिए, जिससे चिमटे की खड़खड़ाहट जैसी आवाज आने लगी। मुझे अपनी बात दोहराने के लिए मत मजबूर करो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इस शर्ट की मरम्मत के लिए सुई और धागा मांगने के लिए जंगल में अपनी प्रिय चाची के पास जाना होगा और मैं इसे दोबारा नहीं कहूँगा। फिर नताशा ने कांपते हुए कहा, मैं उसे कैसे ढूंढूं? वह बेहतर है। सौतेली माँ कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई। फिर उसने लड़की की नाक को जोर से भींचते हुए मोड़ दिया। वह तुम्हारी नाक है, उसने कहा। आप इसे महसूस कर सकते हैं? हाँ, वो फुसफुसाए। सौतेली माँ ने कहा, आपको सड़क के किनारे जंगल की ओर जाना होगा जब तक कि आप एक गिरे हुए पेड़ के पास न आ जाएं, फिर बाएं मुड़ें। अपनी नाक का पालन करो, ये तुम्हें तुम्हारी आंटी के पास ले जाएगा। अब तुम्हारे साथ, आलसी लड़की। सौतेली माँ ने लड़की के हाथ में एक छोटा सा थैला थमा दिया जिसमें बासी रोटी और पनीर के कुछ टुकड़े और मांस के कुछ टुकड़े थे। उसने नताशा को झोपड़ी से बाहर धकेल दिया। नताशा ने पीछे मुड़कर देखा। सौतेली माँ दरवाजे पर बाहें फैलाए खड़ी थी, घूर रही थी, इसलिए वह सीधे आगे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। लड़की सड़क के किनारे जंगल और गिरे हुए पेड़ की ओर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ गई। उसकी नाक जोर से धड़कने लगी, इसलिए उसे पता चल गया कि वह सही रास्ते पर जा रही है। अचानक उसके सामने 2 दरवाजों वाला एक गेट खड़ा था और गेट के पीछे बाबा यागा की कुटिया थी। कोई गलती नहीं हो सकती, केवल बाबा यागा, गायन की झोपड़ी, विशाल मुर्गे की टांगों पर ऊंची खड़ी थी। ये दुष्ट झोपड़ी आंगन में घूम सकती थी और बच्चों का पीछा कर सकती थी। इसकी सामने की 2 खिड़कियां उसे घूरती आंखों की तरह घूर रही थीं और इसका दरवाज़ा एक विशाल मुंह की तरह खुला हुआ था। दोनों गेट के दरवाजे थोड़े खुले थे।
जब नताशा ने उन्हें अंदर जाने के लिए धीरे से धक्का दिया तो दरवाजों से भयानक चरमराने की आवाज आने लगी। जमीन पर उसने एक जंग लगा हुआ तेल का डिब्बा देखा। कितना भाग्यशाली है, उसने कहा, थोड़ा तेल बचा है। उसने बची हुई कुछ बूंदें फाटकों के कुंडों पर डाल दी और दोनों दरवाजे बिना किसी झांके के खुल गए। बाबा यगा का एक नौकर आंगन में खड़ा था। वो उन कार्यों के कारण फूट फूट कर रो रही थी जो बाबा यागा ने उससे करने को कहा था और अपनी आस्तीन पर अपनी आंखें पोंछ रही थी। नताशा ने कहा, कितनी भाग्यशाली हूं कि मेरे पास रुमाल है। उसने अपना रुमाल खोला, उसे हिलाया और साफ किया और ध्यान से भोजन के टुकड़े अपनी जेबों में रख लिए। उसने वह रुमाल बाबा यागा के नौकर को दिया, जिसने उस पर अपनी आंखें पोंछीं और अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराया। झोपड़ी के दरवाजे के सामने एक विशाल, पतला कुत्ता एक पुरानी हड्डी चबा रहा था। कितनी भाग्यशाली हूँ, छोटी लड़की ने कहा, कि मेरे पास कुछ रोटी और मांस है। ब्रेड और मांस के टुकड़े को अपनी जेब में डालते हुए नताशा ने कुत्ते से कहा, मुझे डर है कि यह बासी है, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर है, मुझे यकीन है। और कुत्ते ने उसे तुरंत निगल लिया और उसके होंठ चाटे। नताशा झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंची। कांपते हुए उसने दरवाजा थपथपाया। अंदर आओ, बाबा यगा की दुष्ट आवाज चीखी। लड़की ने चुड़ैल की झोपड़ी में कदम रखा। वहां बाबा यागा, हड्डीदार टांगों वाला डायन बैठा हुआ था, जो करघे पर बुनाई कर रहा था। उसके बिखरे हुए सफेद बाल, बहुत लंबी नाक और जब वह मुस्कुराती थी तो उसका मुंह लोहे के दांतों से भरा हुआ दिखता था। आपका दिन शुभ हो, आंटी, नताशा ने बिल्कुल भी भयभीत न होने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हारा दिन शुभ हो, भतीजी, बाबा यागा ने कहा। मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक शर्त ठीक करने के लिए सुई और धागा मांगने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। क्या वह अब है? बाबा यगा मुस्कुराए, अपने लोहे के दांत चमकाते हुए, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बहन अपनी सौतेली बेटी से कितनी नफरत करती थी। बाबा यगा ने कहा, तुम यहाँ मेरे करघे पर बैठो और बुनाई का काम जारी रखो। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए सुई और धागा ले आऊंगा। लड़की करघे पर बैठ गई और बुनाई करने लगी। बाबा यगा ने अपनी नौकरानी से फुसफुसाकर कहा, मेरी बात सुनो। स्नानघर में जाओ, स्नान के पानी के लिए आग जलाओ। अब ध्यान रखो, पानी बहुत गर्म होना चाहिए। हाँ, नौकरानी ने कहा और वह अपना काम करने के लिए चली गई। मैं इस बच्चे के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। बाबा यगा मन ही मन हंसे। नौकर उस कमरे में आया जहां नताशा नहाने का पानी इकट्ठा करने के लिए जग लाने के लिए बुनाई कर रही थी। नताशा ने कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया आग जलाने और पानी गर्म करने में जल्दबाजी न करें। और क्या आप स्नान के लिए पानी को छेद वाली छलनी में ले जाएंगे ताकि पानी बह सके? नौकर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वास्तव में उसे स्नान तैयार करने में बहुत लंबा समय लगा। बाबा यगा खिड़की के पास आए और अपनी मधुर आवाज में कहा, क्या तुम बुनाई कर रही हो, मेरी छोटी भतीजी? क्या तुम बुनाई कर रही हो, मेरी सुंदरी? हाँ, मैं बुनाई कर रही हूँ, आंटी, नताशा ने कहा। झोपड़ी के एक कोने में नताशा ने एक पतली काली बिल्ली को चूहे के बिल पर नजर रखते हुए देखा। आप क्या कर रहे हो? उसने बिल्ली से कहा। चूहे की तलाश में हूँ, बिल्ली ने कहा। मैंने 3 दिनों से रात का भोजन नहीं किया है। नताशा ने कहा, कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास कुछ पनीर बचा है। उसने अपनी जेब में रखा पनीर पतली काली बिल्ली को दिया, जिसने उसे चट कर लिया। बिल्ली ने कहा, छोटी लड़की, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो? किसी चीज से अधिक? नताशा ने कहा, मुझे डर है कि बाबा यगा मुझे अपने लोहे के दांतों से खाने की कोशिश करेंगे। काली बिल्ली ने कहा, वह बिल्कुल यही करना चाहती है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी मदद कैसे करनी है। तभी बाबा यगा खिड़की पर आए। क्या तुम बुनाई कर रही हो, छोटी भतीजी? उसने पूछा। क्या तुम बुनाई कर रही हो, मेरी सुंदरी? मैं बुनाई कर रही हूँ, आंटी, नताशा ने काम करते हुए कहा, जबकि करघा क्लिकटी क्लैक कर रहा था। बाबा यागा फिर से बाहर चले गए। पतली काली बिल्ली ने नताशा से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें स्टूल पर वह कंघी दिखाई दे रही है?
क्या तुम्हें नहाने के लिए लाया गया तौलिया दिखाई दे रहा है? नताशा ने सिर हिलाया। बिल्ली ने कहा, तुम्हें उन दोनों को एक ही बार में ले जाना होगा। इसके लिए तब तक दौड़े जब बाबा यागा अभी भी स्नान घर में हैं। वह आपका पीछा करेगी और जब वह ऐसा करेगी तो आपको अपने पीछे तौलिया फेंकना होगा। यह एक बड़ी चौड़ी नदी में बदल जाएगी और इसे पार करने में उसे कुछ समय लगेगा। जब वह नदी पार करेगी तो आपको कंघी को अपने पीछे फेंकना होगा। कंघी इतने घने जंगल में उग आएगी कि वह कभी भी इसके माध्यम से नहीं निकल पाएगी। नताशा ने कहा, लेकिन अगर मैं चला गया तो उसे करघे के बंद होने की आवाज़ सुनाई देगी और उसे पता चल जाएगा कि मैं चला गया हूँ। चिंता मत करो, पतली काली बिल्ली ने कहा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। उसने करघे पर नताशा की जगह ले ली। क्लिकटी क्लैक करघा एक पल के लिए भी नहीं रुका। नताशा ने देखा कि बाबा यागा अभी भी स्नानघर में थे। फिर उसने तौलिया और कंघी उठाए और तेजी से झोपड़ी से बाहर भागी। बड़ा कुत्ता उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए उछला। जैसे ही वह उस पर झपटने वाला था, उसने देखा कि वह कौन थी। कुत्ते ने कहा, क्यों, ये वही लड़की है जिसने मुझे वह रोटी और मांस दिया था। शुभकामनाएं बच्चे। वह अपने पंजों के बीच सिर रखकर लेट गया। उसने उसके सिर को सहलाया और उसके कान खुजलाए। जब नताशा दोनों गेट के दरवाजों के पास आए तो वे चुपचाप बिना कोई शोर किए खुल गए, क्योंकि पहले उसने उनके कुंडों में तेल डाला था। फिर वह कैसे भागी। इस बीच पतली काली बिल्ली करघे पर बैठ गई। क्लिकटी क्लैक करघा गाया, लेकिन आपने सूत की ऐसी उलझन कभी नहीं देखी जैसी उस पतली काली बिल्ली ने बनाई थी। तभी बाबा यगा खिड़की पर आए। क्या तुम बुनाई कर रही हो, छोटी भतीजी? चुड़ैल ने ऊंची आवाज में पूछा। क्या तुम बुनाई कर रही हो, मेरी सुंदरी? मैं बुनाई कर रही हूँ, आंटी, पतली काली बिल्ली ने सूत को उलझाते हुए कहा, जबकि करघा चटक कटक कर रहा था। यह मेरे रात्रिभोज जैसा नहीं लगता, बाबा यागा ने कहा, और वह अपने लोहे के दांत पीसते हुए झोपड़ी में कूद गई। वहां करघे पर कोई छोटी लड़की नहीं थी, केवल पतली काली बिल्ली थी जो धागों को उलझा रही थी। ग्रर, बाबा यागा ने कहा और वह बिल्ली पर कूद पड़ी। तुमने छोटी लड़की की आंखें क्यों नहीं खुजाई? पतली काली बिल्ली ने अपनी पूंछ मोड़ ली और अपनी पीठ झुका ली। इतने वर्षों में मैंने आपकी सेवा की है, उसने उत्तर दिया। आपने मुझे केवल पानी दिया है और मेरे खाने के लिए मुझे शिकार बनाया है। लड़की ने मुझे असली पनीर दिया है। लंबी काली बिल्ली ने अपनी पीठ झुका ली और अपनी पीठ झुका ली। इतने वर्षों में मैंने आपकी सेवा की है, उसने उत्तर दिया। आपने मुझे केवल मेरे खाने के लिए पानी दिया है। लड़की ने मुझे असली चीज दी है। आह, नौकर कांप उठा। इतने वर्षों में मैंने आपकी सेवा की है, आपने कभी मुझे एक चीर फाड़ तक नहीं दिया, लेकिन लड़की ने मुझे एक सुंदर रुमाल दिया। गेट के दरवाजों को खुला देखकर चुड़ैल चिल्लाई, गेट्स, जब उसने तुम्हें खोला तो तुम चिल्लाई क्यों नहीं? आह, गेट्स ने कहा, इतने वर्षों में हमने आपकी सेवा की है, आपने कभी हम पर तेल की एक बूंद भी नहीं छिड़की और हम अपनी चरमराहट की आवाज को मुश्किल से बर्दाश्त कर सके। लेकिन लड़की ने हमें तेल लगाया और अब हम बिना किसी आवाज के आगे पीछे घूम सकते हैं। गेट के दरवाजों को खुला देखकर चुड़ैल चिल्लाई, गेट्स, जब उसने तुम्हें खोला तो तुम चिल्लाई क्यों नहीं? आह, गेट्स ने कहा, इतने वर्षों में हमने आपकी सेवा की है, आपने कभी हम पर तेल की एक बूंद भी नहीं छिड़की और हम अपनी चरमराहट की आवाज को मुश्किल से बर्दाश्त कर सके। लेकिन लड़की ने हमें तेल लगाया और अब हम बिना किसी आवाज के आगे पीछे घूम सकते हैं। आह, कुत्ते ने कहा, इतने वर्षों में जब मैंने तुम्हारी सेवा की है, तुमने मुझे एक पुरानी हड्डी के अलावा कभी कुछ नहीं फेंका, लेकिन लड़की ने मुझे असली मांस और रोटी दी। बाबा यगा अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, उन सभी को कोसते और मारते हुए यार्ड में इधर उधर दौड़े। फिर वह अपने विशाल ओखली में कूद पड़ी। ओखली को तेज करने के लिए उसे एक विशाल मूसल से पीटते हुए वह हवा में उड़ गई। वहां बहुत आगे जमीन पर उसने जल्द ही देखा कि एक लड़की पेड़ों के बीच से भाग रही है, लड़खड़ा रही है और डरी हुई अपने कंधे की ओर देख रही है।
चुड़ैल जल्दी से भागती हुई नताशा के पास आ गई। बाबा यगा अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उन सभी को कोसते और मारते हुए यार्ड में इधर उधर दौड़े। फिर वह अपने विशाल ओखली में कूद पड़ी। ओखली को तेज करने के लिए उसे एक विशाल मूसल से पीटते हुए वह हवा में उड़ गई। वहां बहुत आगे जमीन पर उसने जल्द ही देखा कि एक लड़की पेड़ों के बीच से भाग रही है, लड़खड़ा रही है और डरी हुई अपने कंधे की ओर देख रही है। चुड़ैल जल्दी से भागती हुई नताशा के पास आ गई। तुम मुझसे कभी नहीं बचोगे। जब बाबा यगा ने अपने उड़ते हुए मोटा को सीधे लड़की की ओर नीचे की ओर बढ़ाया तो वह एक भयानक हंसी हंसी। नताशा पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रही थी। जल्दी वह बाबा यगा के मोटा को अपने पीछे जमीन पर टकराते हुए सुन सकी। हताश होकर उसे पतली काली बिल्ली की बातें याद आईं और उसने तौलिया अपने पीछे जमीन पर फेंक दिया। तौलिया बड़ा और बड़ा होता गया और गीला होता गया और जल्द ही छोटी लड़की और बाबा यगा के बीच एक गहरी चौड़ी नदी खड़ी हो गई। नताशा मुड़ी और दौड़ पड़ी। ओह, वो कैसे भागी! जब बाबा यागा नदी के किनारे पर पहुंचे तो वह पहले से भी अधिक जोर से चिल्लाए और अपना मूसल जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक जादुई नदी के ऊपर से नहीं उड़ सकती। गुस्से में वह मुर्गी के पैरों पर अपनी झोपड़ी में वापस उड़ गई। वहां उसने अपनी सभी गायों को इकट्ठा किया और उन्हें नदी की ओर ले गई। पियो पियो, वो उन पर चिल्लाए। गायों ने सारी नदी आखिरी बूंद तक पी ली। फिर बाबा यागा अपने विशाल मोटा में कूद गया और अपने शिकार का पीछा करने के लिए नदी के सूखे तल पर उड़ गया। नताशा काफी आगे तक दौड़ चुकी थी और वास्तव में उसने सोचा था कि आखिरकार वह भयानक बाबा यगा से मुक्त हो जाएगी। लेकिन जब उसने आसमान में एक काली आकृति को फिर से तेजी से अपनी ओर आते देखा तो उसका दिल घबरा गया। यह मेरे लिए अंत है। वह निराश हो गई। तभी उसे अचानक याद आया कि बिल्ली ने कंघी के बारे में क्या कहा था। उसने कंघी को अपने पीछे फेंक दिया और कंघी बड़ी होती गई। उसके दांत एक घने जंगल में उगाए, इतना घना कि बाबा यगा भी उसे वहां से गुजरने के लिए मजबूर नहीं कर सका। और बाबा यागा डायन, हड्डी पैर वाली, अपने दांत पिसती हुई और गुस्से और निराशा से चिल्लाती हुई आखिरकार घूम गई और मुर्गी के पैरों पर अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस चली गई। थकी हारी लड़की आखिरकार घर वापस आ गई। वो अंदर जाने और अपनी सौतेली मां को देखने से डरती थी, इसलिए इसके बजाय वह बाहर शेड में इंतजार करती रही। जब उसने अपने पिता को पास से गुजरते देखा तो वह उनके पास भागी। नताशा, तुम कहाँ थी? उसके पिता रोए। और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? सौतेली माँ ये देखने के लिए बाहर आई कि आखिर हंगामा क्या है। जब उसने लड़की को देखा तो उसका रंग पीला पड़ गया और उसकी आंखें चमक उठी और उसके दांत एक साथ टूट गए जब तक कि वे टूट नहीं गए। लेकिन इस बार नताशा को कोई डर नहीं रहा। उसने अपने पिता को वह सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। जब बूढ़े व्यक्ति को पता चला कि उसकी पत्नी ने उसकी अपनी बेटी को चुड़ैल बाबा यागा द्वारा खाने के लिए भेजा है, तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने सौतेली माँ को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटने के लिए। तब से पिता ने अपनी बेटी की अच्छी देखभाल की और कभी भी किसी अजनबी को उनके बीच नहीं आने दिया। ब्रेड और जैम से भरी हुई एक मेज पर पिता और बेटी फिर से समोवर के पीछे से पीके बू खेलते थे और वे दोनों हमेशा के लिए खुशी से रहते थे।